वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अमन चक्र एक बार फिर से अपनी कला की दुनिया में आपको ले चलना चाहता हूं। बात शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये विषय है कला, जो जीवन की जटिलताओं को नष्ट करती है और आपके जीवन को खुशहाल बनाती है। उसी विषय पर जीवन की जंग में दुख, शोक, एकाकीपन सबसे बड़े शत्रु हैं। कला इंसान को इन शत्रुओं से लड़ने की आंतरिक शक्ति देती है। कला के माध्यम से मनुष्य अपने दुखों को रचनात्मकता में बदल देता है, जिससे दुख का जहर घुलकर सृजन का अमृत बन जाता है। यह सृष्टि सतरंगी है। यहां सुख का सफेद रंग है तो दुख का गहरा काला रंग भी है। विरह का धूसर रंग है तो मिलन और प्रेम का गुलाबी रंग भी है। जीवन में हर रंग का अपना महत्व है। किसी भी एक रंग को हटा देने से जीवन का कैनवास अधूरा रह जाता है। एक सजावटी चित्र दीवार की शोभा बढ़ा सकता है, लेकिन एक विचारशील चित्र इंसान की सोच बदल सकता है। जीवन केवल सुख, शांति और सुंदरता का नाम नहीं है। जीवन में दुख, संघर्ष, भ्रम, भय, आक्रोश, निराशा भी है। कला यदि कला के साथ सुंदरता को संजो कर देखे तो जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होती है। जीवन की यथार्थवादी पहलुओं को नकार नहीं सकते हम। जब एक कलाकार सौंदर्य के बंधन को तोड़ता है, तभी उसके मन का वास्तविक गति मिलती है। वह रंगों से खेलता नहीं, बल्कि रंगों के जरिए अपने विचारों का फैलाव करता है। कलाकार का प्राथमिक कर्तव्य समाज या बाजार की प्राथमिक की पसंद नहीं है, बल्कि अपने अंतरात्मा की आवाज को ईमानदारी से अभिव्यक्त करना है। नकल केवल शिल्प का प्रदर्शन हो सकती है, लेकिन स्वतंत्र चिंतन ही सच्ची कला का जन्मदाता है। राजा रवि वर्मा से लेकर हुसैन रजा, शुजा, राम कुमार और तैयब मेहता तक, इन सभी महानायकों ने हमें यही सिखाया कि कला में रूप से अधिक महत्वपूर्ण भाव है और सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण सत्य है। कला मन की अनियंत्रित और स्वतंत्र उड़ान है, और जब यह उड़ान पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भरी जाती है, तभी वह कालजयी बनती है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि पेंटिंग
कीजिए, नकल मत कीजिए। किसी भी चित्र से शिक्षा लीजिए और अपने विचार को व्यक्त कीजिए कैनवास और कागज पर। जो लोग सीखने वाले हैं, जो अभी नए पौध तैयार हो रहे हैं, तो उनके लिए हम यही कहेंगे कि शुरुआती में ये A4 साइज का पेपर रखिए। इस पर जैसे तैसे जो भी आए दिमाग में उसे लिखना बनाना शुरू कीजिए। रेखा जब तक खींचेंगे नहीं तब तक हाथ आगे बढ़ेंगे नहीं। आप हाथ से लकीर खींचना सीखिए। कोई भी बच्चा आरंभ में चलना नहीं जानता, वह थरथराते पैरों से खड़ा होता है। खड़ा होना सीख लेता है तो धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर वह दौड़ता है। इसी तरह कला में भी आप वही नियम अपना सकते हैं। आड़े तिरछे जो भी हो, रेखा खींचना शुरू कीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए। मेरे वीडियो को देखते रहिए, मैं इसके माध्यम से हमेशा आपको कुछ न कुछ बताता रहूंगा। एक वीडियो और तैयार कर रहा हूं, जिसे देखिए, उसमें आपको शिक्षा मिलेगी। मेरा यह रेखा चित्र एक चेतावनी है अकाल के भूगोल की और मनुष्य के मनोविज्ञान की। अकाल अक्सर हमारे पलामू के पास किसी न किसी बहाने से आ जाता है और हमारे पलामू को स्तब्ध कर देता है। मैं पलामू से हूँ और पलामू के अकाल से भली भांति परिचित भी हूँ। मैं आज अकाल को इंक पेन से चित्रित करने की कोशिश किया हूँ। चित्र 3 स्तरों में बटा है, जैसे एक ही त्रासदी के 3 काल हैं। सबसे ऊपर एक स्त्री और एक पुरुष। इनके सिर को जमीन की तरह दिखाया है। ऊपर से सिर का भाग फटा हुआ है और उस फटी हुई जमीन से ठूंठ पेड़ उगे हुए हैं। यह सबसे शक्तिशाली रूपक है। अकाल बाहर से नहीं आता, वो हमारे दिमाग की बंजर भूमि से पैदा होता है। मनुष्य की लापरवाही, लालच और प्रकृति से टकराव ही वह दरार है जहां जीवन सूख जाता है। सिर के अंदर एक सूरज है जो धुंधला और शक्तिहीन है। बीच में स्त्री और पुरुष के चेहरे एक दूसरे में घुले हुए हैं, पर दोनों की आंखें अलग अलग दिशाओं में देख रही हैं। स्त्री की आंख में बेबसी है और प्रश्न है। पुरुष की आंख में मंदी है, थकी हुई, अपराध बोध से भरी हुई है। यह समूची मानवता है जो इस विनाश को देख भी रही है और उससे आंखें भी चुरा रही है। स्त्री की नाक की किल और पुरुष की मूछें इन्हें भारतीय ग्रामीण यथार्थ से जोड़ती है। यह किसी दूर देश की कहानी नहीं, अपने प्यारे पलामू की रूपरेखा और स्थिति है। थोड़ा नीचे चलते हैं। यह एक विशाल दरकी हुई खोपड़ी, यह सिर्फ मृत्यु का प्रतीक नहीं, स्वयं सुखी धरती का प्रतीक है, जिस पर दरारें पड़ी हैं। ईंटों जैसी बनावट भी है, जैसे जीवन का घर ही ढह गया हो। खोपड़ी के दोनों तरफ मनुष्य की 2 अंतिम स्थितियां हैं। एक तरफ औंधे मुंह पड़ा नग्न शरीर, समर्पण, पराजय, और शरीर जो अब लाज भी नहीं बचा सका। दूसरी तरफ घुटनों में सिर दिए बैठा हताश व्यक्ति, जो मरा नहीं है पर जी भी नहीं रहा है। एक शारीरिक मृत्यु है, दूसरी मानसिक मृत्यु है। इस रेखा चित्र में प्रतीकों का व्याकरण समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर में व्याकुल पक्षी है कौवे के रूप में। ये 3 अवस्थाओं में है, एक उड़ता हुआ,
भोजन की तलाश में व्याकुल है। एक ठूट पर बैठा हुआ प्रतीक्षा करता है और दूर उड़ते कुछ छोटे पक्षी हैं जो पलायन कर रहे हैं। जब मनुष्य का अनाज खत्म होता है तो पक्षी भी बेघर हो जाते हैं, पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र के टूटने का संकेत है। मैंने जेल पेन का प्रयोग किया है जो इस विषय के लिए सबसे ईमानदार माध्यम है। इसमें रंगों की कोई मुलायमियत नहीं, कोई पर्दा नहीं। काले और सफ़ेद का निर्मल विरोधाभास, तेज टूटी फूटी लाइनें, आड़ी तिरछी रेखाओं से बना अंधेरा, ये सब अकाल की कठोरता को ही दर्शाता है। यह चित्र मृत्यु को महिमा मंडित नहीं करता, उसे स्वीकार करता है। वह डराता नहीं, जगाता है या बताता है कि यदि मन बंजर होगा तो खेत बंजर होंगे ही। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपना विचार जरूर दीजिए। आपका विचार बहुत मूल्यवान है। आपकी बातों से प्रेरित होकर हम यह काम कर रहे हैं। चलिए अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं नए विचार के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।